ईपाई के इस मंच पर आज हम फिर एक ज्वलंत मुद्दे के साथ आ गए हैं और हमें एक ज्वलंत मुद्दा दिखाई दे रहा है और वो मुद्दा है आरक्षण का। आरक्षण का मुद्दा इतना गरमाया हुआ है इस समय कि मीडिया में और बहुत जगहों पर आरक्षण के बारे में चर्चा हो रही है और मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि बहुत सारी जो जातियां हैं, जो समाज हैं, उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, उनकी बैठकें हो रही हैं और वो कह रहे हैं कि हमें भी अपनी जाति के लिए आरक्षण की मांग करनी चाहिए और बहुत सारी जातियां जो है वो आरक्षण की मांग कर रही हैं। तो सर, आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो आरक्षण का आकर्षण है, इसके पीछे क्या बात है? थोड़ा आरक्षण के आकर्षण के बारे में थोड़ा बताइए और इसका कुछ खुलासा कीजिए। भाई, आरक्षण एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा इशू है। असल में आरक्षण जो मुद्दा है वो दो तीन अलग अलग मुद्दों से निकल रहा है, पनप रहा है जी। आरक्षण असल में अपने आप में कोई मुद्दा नहीं है जी। जिस हिसाब से आज भारतवर्ष में आरक्षण को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं, वो चाहे व्हाट्सएप पे चर्चा हो रही हो, चाहे वो इंटरनेट पे चर्चा हो रही हो, चाहे वो चाय की चुस्कियों के साथ ड्राइंग रूम में बैठकों में चर्चाएं हो रही हैं, वो सारी चर्चाएं व्यर्थ हैं, निरर्थक हैं, टाइम वेस्ट है। बात नंबर 1 जी। क्योंकि क्या चर्चा हो रही है आज? एक पक्ष ये बना हुआ है कि आरक्षण नहीं होना चाहिए क्योंकि काबिलियत जो है कॉम्प्रोमाइज हो रही है, काबिलियत को बढ़ावा नहीं मिल रहा है, इत्यादि इत्यादि। दूसरा पक्ष ये है कि हम हजारों वर्षों से शोषित हैं, पीड़ित हैं, हमारे को आरक्षण मिलना चाहिए। यही दो ही पक्ष हैं। ये दो ही पक्ष हैं। तीसरा वो पक्ष नहीं है इसमें। जी जी जी। अब ये दोनों पक्ष जो हैं अलग अलग किस्म के एग्जाम्पल्स लेकर के आते हैं, लंबी लंबी बातचीत होती है, पर अल्टीमेटली प्रूव यही करना चाह रहे हैं कि एक तरफ आरक्षण होना चाहिए और दूसरी तरफ आरक्षण नहीं होना चाहिए। पर अगर होना चाहिए तो होने से क्या फायदा लाभ है, कितने प्रतिशत लोगों को फायदा लाभ है, नहीं होने से क्या फायदा बढ़ जाएगा और अगर बढ़ेगा तो किसको होगा, इसके ऊपर कभी कोई चर्चा नहीं जी। तो सबसे पहले तो आरक्षण पे हमें यह चर्चा करने की जरूरत है कि काबिलियत ना काबिलियत बेसिकली भारतवर्ष के कितने प्रतिशत लोगों को जो आरक्षण है वो टच कर पा रहा है या टच करने की उसमें संभावना है जी। अगर तो मेजॉरिटी को टच कर रहा है तब तो बात में दम है, पर अगर वो 2-4-5% लोगों से ज्यादा को टच ही नहीं कर रहा है तो फिर आरक्षण के ऊपर इतना मच क्यों? उससे कोई फायदा ही नहीं होने वाला है। बात नंबर 1। पर इस पक्ष को, दोनों पक्ष को भी ले लेते हैं एक बार को। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि आरक्षण खत्म किया जा सकता है वो भ्रांति में। अच्छा। आरक्षण खत्म नहीं किया जा सकता। आरक्षण दो प्रकार के हैं। आरक्षण खत्म नहीं किया जा सकता है, ये बात तो एक आश्चर्य की बात नहीं। आश्चर्य की बात कैसे? क्योंकि संवैधानिक संशोधन करके हम किसी भी चीज को संविधान का हिस्सा बना सकते हैं, संविधान से हटा सकते हैं, तो आरक्षण के साथ ऐसी क्या मजबूरी है जो नहीं? आरक्षण ही नहीं, किसी भी चीज के साथ आपके पास संविधान को बदल देने की ताकत तो है, पर क्या आप संविधान को इस तरीके से भी बदल सकते हैं कि उसका जो बेसिक फ्रेमवर्क है वही चेंज हो जाए? एक संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर भी होता है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, माननीय सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरीके से इंटरप्रेट करता है जी। आज के परिवेश में अगर आज आप आरक्षण की व्यवस्था को हटाते हैं तो क्या वो आपके बेसिक फ्रेमवर्क, बेसिक स्ट्रक्चर को हताहत कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये जो आम ड्राइंग रूम में बैठे हुए लोग बाग हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का सी भी नहीं पढ़ा हुआ है जी, वो कैसे अनुमान लगा लेंगे? अभी तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा ना भी जी। तो पहली बात तो क्या पार्लियामेंट में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस इस चीज के लिए मन बना करके बैठ सकते हैं कि हम जो है आरक्षण को पहली बात तो हम खत्म करें जी? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इसमें प्रश्न उठाएगी? भाई बगैर चुनाव लड़े और जीते आप जो है पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगे?
जी। तो आरक्षण खत्म कर देना, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट है आपके वोट के ऊपर। जी। इंपैक्ट नहीं होता तो 1980 में मंडल कमीशन बनता और 1990 में मंडल कमीशन लागू किया जाता। भाई वोट के ऊपर इंपैक्ट था, तब मंडल कमीशन 1990 में लागू किया गया है। तो शैलेंद्र, हमें यहां पहली बात तो यह समझने की जरूरत है कि आरक्षण कोई एक चीज नहीं है जिसको एक जैसे ही समझा जाए। जी। आरक्षण में SC ST आरक्षण जो है वो संविधान में शुरू से है। और मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि संविधान जिसको बनाने वाले लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अंबेडकर, इस तरीके के लोगों ने मिल करके बैठ करके अगर एक संविधान को बनाया है जी। और उसमें अगर SC ST आरक्षण को जगह दिया है तो उसके पीछे वजह है और बहुत गहरी वजह है। जी। जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था संविधान, जिस काबिलियत के लोग थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिन्होंने संविधान को बनाया था, आप मुझे बताइए क्या आज उस काबिलियत के लोग हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं? बिल्कुल नहीं। तो जब उस काबिलियत के लोग ही आज पार्लियामेंट में जो बैठे हुए हैं नहीं हैं, जी, तो वो ये असेसमेंट कैसे कर सकते हैं कि संविधान में कोई चीज अगर है तो वो उचित है, अनुचित है? ये पहला प्रश्न है। जी। और जो पार्लियामेंट के बाहर जो बैठे हुए हैं, जो लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, जैसे RSS प्रमुख साहब ने भी कहा कि मोहन भागवत जी ने भी अभी स्टेटमेंट दिया है 1-2 दिन पहले ही दिया है कि संविधान का निरीक्षण किया जाए, उसका जो है दोबारा से उसको देखा जाए। किसके माध्यम से दिखवाइएगा? जी। जी। कौन देखेगा? कौन देखेगा? भाई आज के परिवेश में जो राजनीति में हैं वो लोग, उनमें तो इतनी ताकत नहीं है कि वो संविधान को देख करके उसको पढ़ के समझ लें, बहुत बड़ी बात है। जी। निरीक्षण और मूल्यांकन कर लेंगे, ये तो भूल जाइए आप। ये तो असंभव सा लगता है। ठीक है। और बाहर जो समझदार आदमी है उसको आप पॉलिटिकल सिस्टम में आने नहीं देंगे तो करेगा कौन निरीक्षण? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बेकार, बेवजह की बात है। एक तरफ RSS प्रमुख कह रहे हैं कि आरक्षण का जो है निरीक्षण मूल्यांकन होना चाहिए, जी, फ्रेश पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। और वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जो है आरक्षण में जो है 50% के ऊपर उसको 68-69% पे लेकर के आ रही है। भाई आपस में कोई सामंजस्य है? जी। आपको पता है कि संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत 50% के ऊपर आप आरक्षण नहीं लेकर के जा सकते, तो भी भारतीय जनता पार्टी सरकार राजस्थान में आरक्षण को इसके ऊपर लेकर के जा रही है। मतलब क्या है इसका? जी। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि भैया देखो, आपको आरक्षण चाहिए, हम आपको संतुष्ट कर दे रहे हैं। अब इसके बाद ये संवैधानिक है कि असंवैधानिक है, दोष हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। जी, हमने अपना काम कर दिया और हमने अपना काम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर दे तो वो आप जानिए, वो आप जानिए भैया, हम फिर आप हमें दोषी नहीं ठहरा सकते। लेकिन खैर, कहने का मतलब यह है कि आज जो आरक्षण के ऊपर चर्चाएं चल रही हैं, जी, कि आरक्षण को दोबारा से देखने की जरूरत है, आरक्षण को हमें वापस से सैनिटाइज करने की जरूरत है, या जो मर्जी करने की जरूरत है, वो आज लोग ही नहीं है जो इस काबिल हैं कि आरक्षण या संविधान के ऊपर आप इस तरीके की बात कर सकते। बात नंबर 1। जी। मंडल कमीशन एक दूसरे किस्म का आरक्षण है जो कि आया। जी। 1980 में मंडल कमीशन जो है उसने रिपोर्ट दे दिया अपना। मेरे ख्याल से 76, 77, 78 तक आते आते मंडल कमीशन जो है गठित कर दिया गया था। जी। मेरे ख्याल से 4 साल लगा था मंडल कमीशन को अपनी रिपोर्ट देने में। 1980 में इन्होंने अपना रिपोर्ट दे दिया था। 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सब सरकार आई, तो उस वक्त जो माहौल था, जी, वो माहौल वोट के बंटवारे का था। कांग्रेस अपना जनाधार लूज कर रही थी लगातार, जी, और भारतीय जनता पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने की चेष्टा में लगी हुई थी। जी। तो बेसिकली हो यह रहा था कि मुस्लिम तुष्टीकरण करने की वजह से कांग्रेस के पास एक जत्था था वोट का, ऐसी मान्यता थी उस वक्त। जी।
और क्योंकि ये माहौल था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ठीक है, आप मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं तो हम हिंदुत्व का प्रश्न उठा देते हैं। तो अब हिंदू और मुस्लिम के नाम पे जो है वोट बंटा जी। अब एक तीसरा वर्ग था, उसने कहा अगर वोट इस तरीके से बढ़ जाएगा तो हम कहां जाएंगे, खासतौर पे ये जनता दल और इस तरीके के जो लोग थे जी। तो मंडल आयोग का जो रिपोर्ट था, ये एक बहुत बड़ा हथियार साबित हुआ। ये 1989 में एक्सेप्ट कर लिया गया जी। अब अचानक से मामला न सिर्फ हिंदू और मुसलमान बल्कि अब कास्ट में भी आ गया जी। ये ध्रुवीकरण की कोशिशें हैं, बिल्कुल, बार बार ध्रुवीकरण, और दो ध्रुव से 3 ध्रुव, और बार बार ध्रुवीकरण की कोशिश, बिल्कुल सिर्फ। और उसका लक्ष्य क्या था जी? वोट बैंक, वोट के अलावा और कोई लक्ष्य नहीं था जी। तो 1989 में मंडल कमीशन जो है लागू कर दिया गया जी। और लागू कर देने के बाद अदर बैकवर्ड क्लास जी को जो है रिजर्वेशन का लाभ मिला जी। अब उसमें ही ये भी बात थी कि कौन बनेगा ओबीसी का पार्ट कौन होगा। तो मैं आपको बताऊं 1989 तक में जितने बड़े समुदाय थे जो वोट बैंक के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं, वो चाहे लोढ़ा हो, चाहे वो लिंगायत हो, वो चाहे यादव हो, इस तरीके के जितने बड़े समूह थे उन सबको पहले ही सम्मिलित कर दिया गया। जनसंख्या के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया होगा और जो बड़े उसके हिसाब से बड़ी समुदायों को ऑलरेडी उसमें इंक्लूड कर दिया गया। अब जो थोड़े बहुत हैं जो इकट्ठा होने शुरू हुए, गुर्जर हो गए, जाट हो गए, अब पटेल हो गए, हो सकता है कहीं पे रघुवंशी समाज भी शुरू हो जाए और इस तरीके से अलग अलग समाज जो है शुरू हो जाएंगे और आकर्षण लोगों में बढ़ना शुरू हो गया कि भैया यार हम भी ओबीसी बन जाते हैं, हम भी ओबीसी बन जाते हैं जी। तो आज हमें ये मूल्यांकन करने की जरूरत है। इसमें सर मैं आपसे ये बात पूछना चाहूंगा, स्पष्ट करा लेना चाहूंगा कि ओबीसी कौन है, इसका निर्धारण करते समय समाजशास्त्रीय जो पैरामीटर्स थे या जो आर्थिक पैरामीटर्स थे उनको दरकिनार करते हुए राजनीतिक आधार पर यह निर्णय किया गया कि ओबीसी कौन है, ओबीसी कौन नहीं है? नहीं, ये गलत है। उसमें 10-11 पॉइंट का फॉर्मूला बनाया गया था जी, जिसमें कास्ट एक फैक्टर था जी, महत्वपूर्ण फैक्टर था और होना भी चाहिए जी। हिंदू समाज का सबसे घटिया और सबसे बड़ा अभिशाप जी अगर वो है कोई तो वो जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था कहेंगे, वर्ण व्यवस्था कहां रही जी। वर्ण व्यवस्था ही तो जाति व्यवस्था में कन्वर्ट हो गई है जी। वर्ण व्यवस्था तो पुराने समय में चला, बहुत पुराने समय में वर्ण मतलब रंग भेद के हिसाब से जी। आज कहां रंग भेद जी। आज कोई ब्राह्मण है तो वो गोरा होगा, ये कोई जरूरी तो है नहीं जी, बिल्कुल नहीं। और आज अगर कोई SC ST या OBC है तो वो काला होगा, ये भी कोई जरूरी जी। तो वर्ण व्यवस्था तो नहीं चलती, कास्ट व्यवस्था, जाति व्यवस्था। और ये व्यवस्था जो 2-2.5-3 हजार वर्षों से चला है, इसकी वजह से भारतवर्ष का मेजॉरिटी जनसंख्या ऐसा रहा कि आपने ये कहा कि हम इनके शैडोज मतलब परछाई से भी बचेंगे। आप किसी एक मनुष्य की परछाई से दूषित हो जाए, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को इसी धरती से निकला हुआ जल न ग्रहण करने दे, तो ऐसे समाज का तो पतन निश्चित है, होना चाहिए, बल्कि मैं ये कहूंगा जी। और ये कास्ट व्यवस्था जब तक रहेगा हिंदुओं में जी, ना तो हिंदू पनपेंगे और ना ही हिंदुस्तान पनपेगा जी। इस दुनिया का सबसे बड़ा गरीब जनसंख्या, डेस्टिट्यूट जिसको कहा जाए, वो अगर किसी एक राष्ट्र में है तो वो हिंदुस्तान में है। और हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा गरीब है तो वो कौन है? हिंदू ही तो है जी। वो हिंदू रहेगा, वो गरीब रहेगा। जब तक ये कास्ट व्यवस्था चलेगी तब तक वो गरीब रहेगा। खैर, कहने की बात यह है कि कास्ट व्यवस्था एक आधार था और साथ के साथ आर्थिक आधार भी एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन का पॉइंट था। तो जो लोग कहते हैं कि आर्थिक आधार पे होना चाहिए, वो आर्थिक आधार पे ही है जी। ठीक है, आर्थिक आधार छोड़ा नहीं गया है। संविधान पढ़ लीजिए एक बार, तब आपको समझ में आएगा। और नहीं पढ़े हैं तो अपनी राय अपने पास रखिए, उसको बेफजूल में उसको प्रसारित करने की आवश्यकता नहीं है।
वैसे ही इस राष्ट्र में इतना वहम फैला हुआ है, पढ़े लिखे लोग बगैर पढ़े हुए अगर वहम फैलाना शुरू कर देंगे तो इस राष्ट्र की तो पता नहीं क्या दुर्गति होगी। ऑलरेडी हो ही रही है और क्या दुर्गति होनी बाकी है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अच्छा, संविधान पे एक और बात पे भी आ जाते हैं। जो पहला संवैधानिक संशोधन हुआ है 1951 में, उस संशोधन में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में यह केस नहीं दाखिल कर सकता है कि हमारे इक्वालिटी का हनन हो रहा है इस रिजर्वेशन पद्धति की वजह से। यानी कि आप अगर ये खड़े होकर के कह रहे हैं कि ये रिजर्वेशन पद्धति गलत है, राइट टू इक्वालिटी का हनन हो रहा है, तो माफ कीजिएगा, आपका केस दाखिल नहीं होगा, खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही यही है। तो साहब शैलेंद्र भाई, आज आपके घर में पानी उपलब्ध हो रहा है कि नहीं है, सामने नाली है कि नहीं है, सड़क है कि नहीं है, बाल बच्चों को शिक्षा उपलब्ध हो रहा है कि नहीं, स्वास्थ्य उपलब्ध हो रहा है कि नहीं, इन छोटी छोटी बातों का तो हम निराकरण करवा नहीं पा रहे जी। और हमें आपको ऐसा लग रहा है कि व्हाट्सएप पे मैसेज भेज करके और इंटरनेट पे मैसेज भेज करके हम पार्लियामेंट को बाध्य करवा देंगे कि पहले तो वो जो है रिजर्वेशन के खिलाफ जो है प्रस्ताव लेकर के आए, संविधान के मूल्यांकन के ऊपर प्रस्ताव लेकर के आए। मजाक है क्या जी? आपको क्या लग रहा है आसान है ये? मतलब ऐसे हो जाएगा? संभव नहीं लगता। असंभव है। संभव नहीं लगता क्या है? असंभव है जी, बिल्कुल ही असंभव है। कोई पॉलिटिकल पार्टी जाकर के ये प्रस्ताव नहीं डालने वाली है कि हम जो है आरक्षण के ऊपर जो है इधर उधर करने वाले। हिम्मत नहीं है भाई साहब। बिहार का चुनाव होने वाला है, अभी तो वैसे ही लालू यादव ने तो वैसे ही जो है डंके की चोट पे आवाज लगाई है कि हिम्मत है, किसी का दूध पिया हो तो बताइए, आप आरक्षण के ऊपर कोई बात करके देखिए। वो क्यों चिल्ला रही है जी? लालू प्रसाद यादव इस तरीके से क्यों चैलेंज कर रहे हैं? वो इस तरीके से इसलिए चैलेंज कर रहे हैं क्योंकि सारी जातिवाद प्रथा होने के बावजूद पिछले चुनाव में उनके कपड़े फट गए जी। ऐसे चिल्लाने की वजह से हो सकता है, क्या पता, यादव वोट और उनका जो भी वोट बैंक है हो सकता है उनकी तरफ आ जाए, उनकी नैया जो बिल्कुल तार है, क्या पता शायद जुड़ जाए। इस आशा में वो इस तरीके की बातें चिल्ला रहे हैं। तो ओवरऑल मैं वापस आता हूं आरक्षण के मुद्दे पे, तो ये तो भ्रांतियां हैं जो कि राष्ट्र में चल रही हैं। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है जी? मतलब मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि आरक्षण को एक राजनीतिक टूल बना लिया गया है, एक प्रलोभन है और जनता इसकी सच्चाई से वाकिफ नहीं है, और आंकड़े जो है कि अगर किसी को आरक्षण मिल भी जाए तो उसको क्या लाभ होगा, कितनी जनसंख्या को लाभ होगा, ये सब बातें अगर जनता के सामने रखी जाएं तो ये बात बहुत ठीक होगी कि हमें इसका जो वास्तविक पहलू है कि इससे क्या लाभ होना है और कितनी जनसंख्या को होना है, इसकी सार्थकता क्या है, तब जो है ज्यादा कुछ बेहतर होगा। तो मैं आपसे वही कहूंगा कि इसके उस पहलू को हमें बताइए कि आरक्षण का लाभ अगर मिलेगा तो किसे मिलेगा। नहीं, उससे पहले अगर इस तरीके का प्रश्न है तो इसके ऊपर कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चर्चा क्यों नहीं कर रहा है जी? क्यों कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन खड़े होकर के ये नहीं कह रहा है कि भाई जाट ग्रुप, भाई गुजर ग्रुप, भाई पटेल ग्रुप, आप लोग कहां लगे हो यार, क्या बात कर रहे हो यार जी? ये आरक्षण तुमको मिल भी जाएगा तो भी तुम्हारे कितने प्रतिशत लोगों को लाभ हो जाएगा जी? आप मुझे ये बताइए। इतना बड़ा तंत्र चल रहा है, इतनी सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, एक तरफ मोदी जी हैं, एक तरफ अरविंद केजरीवाल साहब हैं, दूसरी तरफ मायावती हैं, तीसरी तरफ मुलायम सिंह यादव हैं, लालू हैं, नीतीश हैं, ममता जी हैं, आपके जयललिता जी हैं, एक नहीं अनेकों नाम है। एक आदमी नहीं खड़ा होकर के आरक्षण के ऊपर कोई बात करने को तैयार हो रहा है जी? क्यों? वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये सारे के सारे लोग जानते हैं भाई अरविंद केजरीवाल तो अभी नए नए आए हैं, वो अपना दिल्ली में बिजी हैं, हो सकता है वो कभी अगर स्टेटमेंट देंगे तो हो सकता है वो एक जो है रैशनल स्टेटमेंट हो, क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में तो आप देखें एक नया एंगल
जुड़ रहा है, अभी लोग मूल्यांकन ही कर रहे हैं जी। तो अभी उनको मैं बाकी सारे लोगों के साथ जो है जोड़ने में अभी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं, पर फिर भी ओवरऑल अगर पॉलिटिकल क्लास को अगर देखा जाए तो इस प्रश्न को नहीं उठा रहे। क्यों नहीं उठा रहे? उसकी वजह, और उसकी वजह संवैधानिक भी है और उसकी वजह जो है प्रैक्टिकल भी है। पर आरक्षण जो प्रश्न है जिसको जनता उठा रही है जी। वो असल में प्रश्न सही उठाना चाह रही है, पर उस सही प्रश्न का उत्तर गलत प्रपोज कर रही है जी। तो आरक्षण किस प्रश्न को उठा रहा है? जी, अभी तो जो सवाल जनता उठा रही है वो एक तरीके से ईर्ष्यात्मक ज्यादा लगते हैं। नहीं, जनता प्रश्न उठा ही नहीं रही है जी। जनता एक प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन प्रपोज कर रही है जी। आरक्षण इस राष्ट्र में प्रॉब्लम नहीं है, आरक्षण इस राष्ट्र में एक सॉल्यूशन के तौर पे देखा जा रहा है। और जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आरक्षण को बताया जा रहा है अनजाने में, भ्रम में, वो प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है जी। जी। पर उसका सॉल्यूशन गलत है जी। और ये पॉलिटिकल पार्टीज और ये पॉलिटिकल लोग इस प्रश्न को इसलिए नहीं टच कर रहे हैं क्योंकि अगर इन्होंने सही से इस प्रश्न को टच कर दिया तो प्रॉब्लम अपना विकराल रूप लेकर के आरक्षण के आवरण में से बाहर निकल के खड़ा हो जाएगा। जी। जी। और जब ये प्रॉब्लम बाहर निकल करके अपना विकराल रूप लेकर के खड़ा हो जाएगा तो प्रश्न इन पॉलिटिशियंस के ऊपर उठना शुरू करेगा कि रे तुम 70 वर्ष से यहां पे हम सबको उल्लू बना रहे हो, तुम अपनी सारी अय्याशी कर रहे हो जी। और इस पिछले 70 वर्ष में कहां तो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए था, आज तुमने इस प्रॉब्लम को इतना बड़ा खड़ा कर दिया हुआ है। ये बड़ा प्रॉब्लम आरक्षण के वेल से, आरक्षण के घूंघट में ढका हुआ है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज इस प्रश्न को नहीं उठा। जी। जो बुनियादी हमारी जरूरतें थी, बुनियादी समस्याएं थी, वो तो वैसी की वैसी रही। नहीं, कौन सी बुनियादी समस्याएं? अब यहां पे असल आरक्षण की जी। चर्चा हम शुरू करेंगे। आरक्षण मतलब 3 चीज। जी। शिक्षा, रोजगार और एक अच्छे जीवन की सुरक्षा। जी। जब कोई कहता है कि मुझे आरक्षण चाहिए तो वो बेसिकली 3 चीजें मांग रहा है। बिल्कुल, कि एक अच्छे संस्थान में उसको अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो जाए। जी। जी। दूसरे, ऐसी शिक्षा प्राप्त कर लेने के पश्चात उसे एक अच्छा रोजगार प्राप्त हो जाए। तीसरे, यह रोजगार ऐसा हो कि जिसमें उसको निकाल देने का, उसके नुकसान हो जाने का, अचानक से बेरोजगार हो जाने का, बीमार पड़ गए तो साथ के साथ खर्चा भी हो रहा है और तनख्वाह भी नहीं मिल रही है, ये परेशानियां ना हो। जी। यही 3 चीजें हैं जो आरक्षण के माध्यम से सुनिश्चित हो जाएगी, ऐसा जनता में विश्वास बन गया हुआ है। जी। शिक्षा के मामले में मैं सर आपसे बात करना चाहूंगा कि हम आरक्षण की मांग करते हैं कि हमको आईआईटी में दाखिला मिले, हमको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में दाखिला मिले, हमें जो हमारा स्थानीय इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें दाखिला ना मिले। तो यदि हमारा स्थानीय कॉलेज भी उतना अच्छा होता, हमें सेवाओं में गुणवत्ता मिलती, तो ये बात स्पष्ट हो रही कि कहीं गुणवत्ता है और कहीं नहीं है। तो ये संविधान को अगर ठीक तरीके से लागू किया होता तो सभी जगह गुणवत्ता होती, तब आरक्षण की मांग ही ना उठती। नहीं, तो गुणवत्ता लागू करने के लिए प्राइवेट कॉलेज थोड़ी बनाए गए हैं इस देश में। आपको क्या लग रहा है? प्राइवेट कॉलेज इसलिए बनाया गया है ताकि गुणवत्ता वाले कॉलेज बन जाएं और लोग बाग पढ़ लिख करके अच्छे हो जाएंगे। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये तो कमाई करने की दुकानें बनाई गई नहीं, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मतलब इसमें कहीं किसी को शक या शुभ होना ही नहीं चाहिए। अरे देखिए, अब हम पर्टिकुलर पे जा रहे हैं, पर हम पर्टिकुलर पे भी जा सकते हैं जी। लेकिन जब आपने ये चर्चा उठाई दी है तो हम इस पे बात कर लें। आज पूरे देश में
अभी एआईसीटी का रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में निकला है, कल पब्लिश हुआ है या परसों पब्लिश हुआ है मेरे ख्याल से, कि 8 लाख इंजीनियरिंग कॉलेजेस की सीटें जो है घटाई जाएंगी। अच्छा, आज कैसे याद आ गया आपको? वहीं दूसरी तरफ अलग अलग यूनिवर्सिटीज जो हैं पूरे देश की, उन सबको मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से पत्र पहुंच रहा है कि आप अपना जो है सिलेबस चेंज कीजिए और अपने मूल्यांकन का तौर तरीका, इवैल्यूएशन का जो तौर तरीका है उसको चेंज कीजिए जी। सीबीसीएस, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लेकर के आइए आप। क्यों करना पड़ रहा है ये, जब आपको पता है पूरी दुनिया में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम चल रहा है? आपको पता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी या आपके आईआईटीज या जो और इस तरीके के अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सारी जगह पे आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम चल रहा है। तो बाकी यूनिवर्सिटीज में 1950 1960 का तौर तरीका क्यों चलाए जा रहे हैं जी? किसको फायदा हो रहा है? यूजीसी और एआईसीटी को जब पता है कि आपके जो कॉलेजेस हैं, और इनको पता है, इंस्पेक्शन कर रहे हैं ये लोग, इनकी गवर्निंग बॉडी है ये, इनको बहुत अच्छे से पता है कि ये जो प्राइवेट कॉलेजेस जिनको खोलने का ये अनुदान दे रहे हैं, अनुदान कह रहा हूं, परमिशन दे रहे हैं, इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि ये बहुत ही घटिया कॉलेजेस साबित होंगे जी। इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि बच्चों को यहां पे लाभ नहीं होगा जो पढ़ने आएगा। इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि उन बच्चों की फीस जमा करने वाले मां बाप को लाभ नहीं होने वाला है। इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि वो दुकानदार जी, जो इन कॉलेजेस का मालिक बनकर के बैठा हुआ है, अलग अलग नाम पे, हम डायरेक्टर हैं तो हम चेयरमैन हैं तो हम पता नहीं क्या हैं, ये सिर्फ वो दुकानदार पैसे कमाएगा इससे जी। वो बच्चा भी लुटेगा, टाइम वेस्ट होगा, सीखेगा कुछ भी नहीं जी। उसके मां बाप भी लुटेंगे, पैसे वेस्ट होंगे और बच्चे का कुछ नहीं होना जाना है। पर दुकानदार की हर साल नई नई गाड़ियां आती रहेंगी जी। आज ये गाड़ी तो कल वो गाड़ी तो परसों ये गाड़ी, हर साल नई गाड़ियां आएंगी। वहां पढ़ाने वाला त्रस्त रहेगा, ये सारी स्थिति चलती रहेगी। ये एआईसीटी को आज याद आ रहा है 8 लाख सीटें कम करनी है। जब ये बढ़ाई गई थी, जब इनकी स्वीकृति दी गई थी, तब स्वीकृति किसने दी थी स्वीकृति? एआईसीटी ने। किस आधार पर स्वीकृति दी थी भाई? अब आप उन्हें कम करने की बात कर रहे हैं। अरे सर, कमीशन का गेम है, पूरे देश में सबसे बड़ा बिजनेस है कमीशन का बिजनेस जी। और यह संचालित हो रहा है सरकारी माध्यम से। सरकारी माध्यम जहां पे इंस्पेक्शन का स्कोप है, आप ये समझ लीजिए कि वो इंस्पेक्शन का स्कोप इसलिए है क्योंकि वहां पे कमीशन चलेगा। तो कमीशन खा खा करके, इंस्पेक्शन की गलत रिपोर्टें दे दे करके आपने जो है उलूल जुलूल कॉलेजेस आपने खोल मारा हुआ है जी। उलूल जुलूल कॉलेजेस खोल मारा, बहुत सारी जनता गई, लगातार उसे देखने को मिला कि यार सब कर लिया, कुछ हो तो रहा नहीं है। डिग्री बांटने की फैक्ट्रीज हैं ये जी। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। कोई यूनिवर्सिटी ले लीजिए आप, आरजीटीयू ले लीजिए, तो इस स्टेट का भी ले लीजिए, उस स्टेट का ले लीजिए, डिग्रियां बट रही हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा होता, ये हम अपने मन से थोड़ी कह रहे हैं जी, हम अखबारों के आधार पे कह रहे हैं। कल को मेरी बात सुनकर के आप मेरे ऊपर मानहानि का दावा नहीं कर सकते महाराज। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सबसे पहले आपको तो अखबार के ऊपर मानहानि का दावा करना चाहिए। आप दैनिक भास्कर के ऊपर मानहानि का दावा कीजिए, आप टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर दैनिक मानहानि का दावा कीजिए हमारे ऊपर करने से पहले। क्यों? क्योंकि यही तो रिपोर्ट छाप रहे हैं कि 100 में 67% ग्रेजुएट किसी काम लायक नहीं है। मतलब क्या हुआ उसका? भाई जब किसी काम लायक नहीं है, इसका मतलब है कि उसने कुछ सीखा नहीं है। और जब उसने कुछ सीखा ही नहीं है तो उसको ग्रेजुएशन की डिग्री क्यों दे रहे हो जी? और वो भी 2, 4, 5% नहीं, 60%, 65%, 70%। अगर ये आंकड़े आ रहे हैं कि 60%, 65%, 67% बच्चे ग्रेजुएशन, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीएड हो, बीएड तो एक ऑल फुतरू सा कोर्स लाद रखा हुआ है जिसका कोई यूज नहीं है, ये भी पैसा कमाने के लिए कोर्स है। और बीई, ये सब पास हुए जा रहे हैं, अलग अलग परसेंटेज से पास हो रहे हैं, पर नौकरी नहीं मिलेगी इनको। जब कंपनी आएगी कैंपस इंटरव्यू के लिए तो इनका सिलेक्शन नहीं होगा। अरे भैया, जब इनका कहीं सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है तो तुम किस आधार पर डिग्री दे रहे हो इनको जी? मतलब है कि आप किसी और को फायदा करवाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है आरक्षण के मुद्दे से नहीं, मेरे ख्याल से शैलेंद्र मेरे ख्याल से शैलेंद्र हम भटक गए हैं थोड़ा सा रास्ता। हमने शुरुआत करा कि आरक्षण की सच्चाई के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे और मैंने उसमें 3 बातें कही कि आज इस देश की जनसंख्या में
3 आशाएं और 3 प्रमुख अभिलाषाएं हैं जी। उसमें से एक है शिक्षा, अच्छी शिक्षा जो काबिलियत दे जी। सिर्फ डिग्री का पुर्जा नहीं चाहिए जी। काबिलियत चाहिए। दूसरा, उस काबिलियत के आधार पे आपको रोजगार चाहिए। जी हाँ। और तीसरे, रोजगार ऐसा चाहिए कि जिसमें आपके परिवार की सुरक्षा निहित हो। जी। ये 3 चीज चाहिए। जी हाँ, जी हाँ। तो चाहिए जनता को ये 3 चीज, और ये 3 चीज चाहिए, इसके लिए जनता मांग रही है आरक्षण। और यहां दिक्कत है। जी। क्यों मांग रही है आरक्षण? क्योंकि आरक्षण एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपको अच्छे संस्थान में एडमिशन मिलेगा। आप मुझे ये बोलिए, आईआईटी में आपको एडमिशन चाहिए आरक्षण के माध्यम से, आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में चाहिए, पर सरकारी स्कूल में आप आरक्षण नहीं मांगते। बिल्कुल मांगते ही नहीं। क्यों? आप सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए आरक्षण क्यों नहीं मांगते? भाई बेस तो आपका स्कूल बनाएगा जी। तो जब कॉलेज सरकारी आपका अच्छा है और वहां आप आरक्षण की डिमांड कर रहे हो, तो सरकारी स्कूल में क्यों आरक्षण की डिमांड नहीं कर रहे? ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है साहब। अगर ये सरकारी स्कूल में आईआईटी जैसी क्वालिटी स्कूल में दे दी अगर जाए जी, तो 12वीं करने के बाद आपको आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बात, लेकिन फिर भी वापस आते हैं। पूरी की पूरी जनसंख्या को बेसिकली चाहिए एक अच्छा रोजगार, काबिलियत युक्त रोजगार। जी। संविधान क्या कह रहा है? संविधान की प्रस्तावना उठा लीजिए, जो प्रीएम्बल है जी, वहीं से आप शुरू कर लीजिए। सबसे पहली चीज अगर कोई चीज है तो वो है जस्टिस, और जस्टिस में भी इकोनॉमिक जस्टिस जी, आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय। संविधान में कहीं पे लिखा हुआ है कि सिर्फ इतने प्रतिशत को आर्थिक न्याय दिया जाएगा और बाकी को आर्थिक न्याय नहीं दिया जाएगा? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। संविधान तो ये कह रहा है ना कि 100% भारत की जनसंख्या, भारत के नागरिकों को जी, इज्जत से रहने का, एक इज्जतदार जीवन व्यतीत करने का उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, और इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए इस संविधान को गठित किया जा रहा है। जी। और शुरुआत में वो लोग जो बहुत पहले से कुछ एक अलग जाति के लोग रहे हैं, जिनको समाज में एक्सेप्टेंस नहीं रहा है, गोइंग फॉरवर्ड उन्हें सामाजिक तौर पे एक्सेप्टेंस मिले, कानून बन गया, इसलिए आपका एससी एसटी रिजर्वेशन था। जी। आज क्या स्थिति है? संविधान में अगर आप जाएं दूसरी तरफ तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है आर्टिकल 36 से 50 तक, जिसमें जो आपके चुने हुए नेता हैं और जो आपके चयनित नौकर हैं, पॉलिसी बनाने वाले और पॉलिसी इंप्लीमेंट करने वालों के कर्तव्य क्या हैं, उनकी ड्यूटीज क्या हैं, ये भी संविधान में लिस्टेड है। आर्टिकल 36 से उठा के आर्टिकल 50 तक आप पढ़िए। ये वहां पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। ये इनके कर्तव्य हैं। क्या है इनके कर्तव्य? राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं जनप्रतिनिधियों और लोक सेवकों के लिए। हाँ, ये ट्रांसलेशन आप जैसे कर लीजिए। बेसिकली ये कर्तव्य हैं। जी। क्या है? इसके साथ साथ आर्टिकल 51 सेक्शन ए भी है, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में चर्चा कर रहा है। जी। क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज? फंडामेंटल ड्यूटी में एक महत्वपूर्ण ड्यूटी यह है कि जनमानस में वैज्ञानिक सोचने समझने का तौर तरीका विस्तृत करना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ाना है। कौन बढ़ाएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण? किसका काम है वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ाने का? मैं एक टीचर हूं, मान लीजिए, बहुत ज्यादा मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण बना दूंगा तो 30 आदमी के स्टूडेंट्स के क्लास में बना दूंगा जी। पर अगर एक टीचर 30 आदमी के क्लास में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सोचने समझने का तौर तरीका, चीजों को पर्सपेक्टिव में देखना, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करने का काम
एक टीचर अगर कर सकता है तो शिक्षा मंत्री कितना कर सकता है? कई गुना उसको करना चाहिए। तो यानी कि ये ड्यूटी जो एक टीचर की ड्यूटी हो सकती है, जो एक माँ बाप की ड्यूटी हो सकती है एक नागरिक होने के नाते, तो शिक्षा मिनिस्टर होने के बाद आप नागरिक नहीं बचते क्या? नागरिक भी हैं और कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां, बहुत अधिक जिम्मेदारियां हमारे साथ जुड़ जाती हैं। शिक्षा मंत्रियों ने इस देश में, चाहे वो राज्य का शिक्षा मंत्री हो, चाहे वो राष्ट्र का शिक्षा मंत्री हो, वो आया है, बंगले में मौज लिया है उसने, और जब तक मौज ले सका है मौज लिया है उसने। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अगर बढ़ाने का काम उसने किया होता तो नेशनल इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2015 में जो पब्लिश हुआ है उसके आंकड़े आप उठा करके देख लीजिए, आंसू आ जाएंगे आपको। वो रिपोर्ट ये बताती है कि अभी तक के हमारे जितने स्कूल व्यवस्था के एजुकेशन मिनिस्टर हों, चाहे हायर एजुकेशन के एजुकेशन मिनिस्टर हों, ये चौधरी बनकर के आए हैं, जनता के पैसों पे अय्याशी कराए इन्होंने, और ये सब फूंक करके आम जनता के लिए चले जा रहे हैं जी। आज जो बैठे हुए हैं वर्तमान में, ये भी वैसे ही है। मैं वापिस आना चाहता हूं आरक्षण के ऊपर। आप आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, पूरे राष्ट्र में कितने प्रतिशत हैं जो सरकारी नौकरियां हैं जी। संविधान कह रहा है कि सबको इज्जत की जिंदगी मुहैया हो। संविधान का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट कह रहा है कि सबके इकोनॉमिक न्याय के लिए, आर्थिक न्याय की दिशा में काम करना, पॉलिसी बनाना, पॉलिसी को लागू करना और इसकी मॉनिटरिंग करना, गवर्न करना, यह काम चुने हुए नेताओं का है। आर्टिकल 51A आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है, जो कि आपको बता रही है कि आपको आम जनता में किस तरीके की मानसिकता को प्रसारित करना है। दूसरा फंडामेंटल ड्यूटी है भाईचारा बढ़ाना जी। ये जितने लोग आरक्षण का प्रश्न उठा रहे हैं, क्या ये भाईचारा बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? घटा रहे हैं। ये तो सामाजिक ध्रुवीकरण हो रहा है। ये तो जो पहले हिंदू मुस्लिम के हिसाब से जो बंटवारा हुआ था, आज वो हिंदू मुस्लिम की जगह पे आज आपका ये आरक्षण है। बंटवारा करने के लिए काफी जी। और बंटवारे की कोई सीमा भी नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं। हिंदुत्व में तो बंटवारे की बिल्कुल, आप ब्राह्मण एक साथ नहीं रह सकता। ब्राह्मण ये एक गोत्र का है, ब्राह्मण वो दूसरे गोत्र का है। जाति उपजाति नहीं, मैं तो एक ही जाति में बात कर रहा हूं। एक पंडित है जो सिर्फ मृत्यु हो जाने के बाद, अंत्योष्ठी के बाद ही पूजा करेगा। वो पंडित जो है शादी करवाने वाले पंडित से निम्न है जी। तो ऐसी सामाजिक पद्धति जहां पे एक ही जाति में भांति भांति की जातीय विभाजन है, जहां पे ओबीसी जो है वो एससी को अलग किस्म से दबाएगा जी। एससी और ओबीसी में नहीं बनेगी। ओबीसी जो है एससी के सामने ब्राह्मण बनने की कोशिश करेगा, ठाकुर बनने की कोशिश करेगा। तो ये प्रथा तो इतनी पुरानी हमारी चलती आई है। तो बंटवारे के लिए हमें अलग से आरक्षण, तो एक और हमें टूल दे दिया गया है कि भैया तुम लोग बंटे रहो, क्योंकि जब तक तुम बंटे रहोगे तब तक मुख्य प्रश्न पे आओगे नहीं। रोजगार और शिक्षा और काबिलियत की बात ही नहीं करोगे, और जब काबिलियत और रोजगार और शिक्षा की बात ही नहीं करोगे तो आर्टिकल 51A का कोई औचित्य रह जाएगा, ना तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का कोई औचित्य रह जाएगा, ना ही संविधान के प्रस्तावना का कोई औचित्य रह जाएगा। ये सब किताबी बातें हैं, किताब में रह जाएंगी। तुम तो या तो दो खेमे में बढ़ जाओगे, या तो बोलोगे आरक्षण होना चाहिए, या बोलोगे आरक्षण नहीं होना चाहिए। पर कोई आदमी खड़ा होकर के ये नहीं बोलेगा कि भैया आरक्षण हो या ना हो, इस बात से राष्ट्र को क्या फर्क पड़ता है। आइए आंकड़े देख लेते हैं, राष्ट्र को क्या फर्क पड़ता है। 2011 का सेंसस उठा लीजिए आप जी। 2011 के सेंसस में आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, जो रोजगार की व्यवस्था है पूरे भारतवर्ष में, इसमें इसे भारत सरकार ने दो भाग में बांट रखा है। एक है ऑर्गेनाइज्ड जी सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, और एक है अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। तो ये सरकारी नौकरियां सारी की सारी और कुछ प्राइवेट नौकरियां जो ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो कॉर्पोरेट लॉ के अंतर्गत लिस्टेड हैं, काम कर रही हैं, उसके हिसाब से उस पद्धति से काम कर रही हैं, उसमें कुछ लोग नौकरी जो कर रहे हैं, ये लोग ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है। मतलब क्या है कि ये नौकरी पे जाएंगे, इनको काम करने को मिलेगा, काम करने का तौर तरीका अच्छा होगा, इनका जीवन ठीक है कि नहीं इसके बारे में चिंता करी जाएगी, इनको जो है सैलरी टाइम पे मिलेगी, इनको महंगाई भत्ता भी मिलेगा, इनको बीमार अगर पड़ गए हैं तो मेडिकल लीव मिलेगा, उनकी
तनख्वाह भी नहीं कटेगी, बल्कि उनके बीमारी में जो खर्चा आएगा उसका भी वहन करने की व्यवस्था होगी, इत्यादि इत्यादि। जी। कितने प्रतिशत लोग हैं जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हैं? जी। आंकड़ा है 6% से ज्यादा लोग नहीं हैं जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हैं। और ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है जिसमें रिजर्वेशन की व्यवस्था है। प्राइवेट सेक्टर का 2% हटा लीजिए तो मुश्किल से 3-4%। भाई भारत सरकार 90% लोगों को सरकारी नौकरी दे देगी क्या? तो भारत सरकार बचेगा? नौकरी देने की सरकारी नौकरी अधिकतम इसकी क्षमता क्या हो सकती है? 5% अगर हो गया तो भी ज्यादा है जी। 100 में 5 व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी में हैं तो सरकार मिसमैनेज्ड है जी। अब आप मुझे ये बताइए, 5% मैक्सिमम नौकरी है सरकारी, ईट सीट सब मिला लीजिए 6% के ऊपर नहीं जाएगा जी। अब ये टोटल 6% पे आप किसी को 50% रिजर्वेशन दे दो, क्या किसी को 100% रिजर्वेशन दे दो, क्या हो जाएगा? रिजर्वेशन का समीकरण आप जो चाहे वो कर लें। पटेल को इस बार दे दें, अगले साल ब्राह्मण को दे दें, उसके अगले साल यादव को दे दीजिए, उसके अगले साल जैन जी को दे दीजिए, उसके अगले साल XYZ को दे दीजिए, लेकिन वो किसी भी साल में 5% से ज्यादा जनसंख्या सरकारी नौकरी में या सीट सरकारी कॉलेज में उसे उपलब्ध नहीं हो सकती। प्रश्न यहां यह उठता है कि जब तक आप आरक्षण के ऊपर चर्चा करते रहेंगे 95% लोगों के रोजगार के बारे में, उनकी शिक्षा, उनकी काबिलियत के बारे में प्रश्न कब उठेगा? पॉलिटिकल पार्टी कोई भी, क्यों राहुल गांधी खड़े होकर के, राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा है इस बारे में? मिस्टर मोदी भी क्यों नहीं, प्रधानमंत्री जी इसके बारे में कुछ बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री जी के साथ सबसे बड़ी जो आज जनता में जो चिंता उठ करके आ रही है, जो बहुत जरूरी बातें हैं, चाय पे चर्चा हो, चाहे आप मन की बात हो, उसमें इनके बारे में आप चर्चा नहीं करते। आज इस देश का सबसे बड़ा जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन RSS, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, आप हिंदू राष्ट्र होने के बारे में बात कर सकते हैं पर भारतवासियों के रोजगार के बारे में बात नहीं कर सकते, आरक्षण के पीछे नहीं जा सकते, आप ऐसी बात नहीं कर सकते जिससे राष्ट्र को कोई फायदा हो। शैलेंद्र, हमें एक प्रोग्राम ऐसा करने की जरूरत है जिसमें हम शायद ये बात करें कि ये देश जा किस दिशा में रहा है, किस दिशा में रहा है, किस किस्म की बातें हैं जो इस राष्ट्र को करनी चाहिए और किस किस्म की बातें हैं जो ये राष्ट्र कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस में G4 नेशंस की बैठक हुई, अभी अखबारों, सारे अखबारों ने तो इसको कवर भी नहीं करा है। द हिंदू अखबार है, एक अच्छा अखबार है, अब द हिंदू है, अंग्रेजी में निकलता है, वो मेजॉरिटी लोग पढ़ते ही नहीं उसको। उसमें ये बात निकली कि G4 नेशंस में ये चर्चा हुई कि भैया इसको G4 को बढ़ा देना चाहिए कि नहीं बढ़ा देना चाहिए। रशिया आपका दोस्त है, अमेरिका आपका दोस्त है, रशिया और अमेरिका शांत रहे कि इंडिया को इसमें इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और चाइना जो आपका आज सबसे बड़ा विरोधी है जी, चाइना खुलेआम कह रहा है उस मीटिंग में कि अभी जो व्यवस्था है G4 की वो व्यवस्था ठीक है, अभी किसी को इसमें इंक्लूड वगैरह करने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हिंदुस्तान आप जो मर्जी अपने मन में समझते रहिए, आपकी अभी विश्व के तौर पे औकात नहीं है कि आपको जो है उसमें एंट्री ली जाए। क्यों नहीं है औकात? क्या है जो आपकी औकात बढ़ाता है और आपकी औकात घटा देता है? आपकी औकात आपकी गरीबी घटाता है और आपकी अमीरी बढ़ाता है। क्यों चीन आज जो है औकात में है, पूरे देश के ऊपर जो है अपना दबदबा, सारे देशों पे दबदबा बनाए बैठा हुआ है? क्योंकि उसके अकाउंट में सर पैसा है जी। आज अमेरिका को भी अगर उधार चाहिए होता है तो चाइना के सामने हाथ जोड़ता है कि महाराज पैसे दे दो। 2008 में जब क्राइसिस हुआ था और अमेरिका की जब हालत खराब हुई थी
तो उसको जो पैसे मिले थे वो चाइना से मिले थे। आज हिंदुस्तान के साथ क्या दिक्कत है? पैसा नहीं है आपके पास। क्यों पैसा नहीं है आपके पास? क्योंकि मेजॉरिटी आपके रोजगार में नहीं है। क्यों नहीं है मेजॉरिटी आपके रोजगार में? शिक्षा। क्योंकि मेजॉरिटी आपके काबिल नहीं है। तो प्रश्न उठता है, मेजॉरिटी आपके काबिल क्यों नहीं है? आपके 100 में से 20-22 जनसंख्या है, परसेंट जनसंख्या है, 100 में 20 व्यक्ति ऐसा है जो भोजन उपलब्ध होगा कि नहीं होगा उसको पता नहीं। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गरीब अगर जनसंख्या कहीं पे है तो वो सबसे ज्यादा अकेले भारतवर्ष में। तो आपका रोजगार, आपकी काबिलियत, आपकी गरीबी, ये आपका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए। तो आज हम किस तरीके के मुद्दे से जूझ रहे हैं? आप अखबार उठा करके देख लीजिए, आप टीवी उठा करके देख लीजिए, किस तरीके की बातें कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम पे अटके हुए हैं अभी भी। 1947 में पार्टीशन की मानसिकता से निकल नहीं पाए हैं अभी तक लोग बाग। और मैं आपको कह रहा हूं शैलेंद्र भाई, इस मानसिकता के जितने लोग हैं ये समझ लें कि इनकी मानसिकता लगातार माइनॉरिटी में घुस रही है। इस देश का जो नया वर्ग है वो हिंदू मुस्लिम के लफड़े से डरता नहीं है वो, और वो आपकी कास्ट व्यवस्था में इंटरेस्टेड भी नहीं है। जी। ये राष्ट्र आपके मरने का इंतजार कर रहा है कि हमें मुसलमानों से डर है और हमें हिंदुओं से डर है और हम सवर्ण हैं और ये साले तुच्छ हैं। आप जैसी मानसिकता के लोगों के मरने का इंतजार कर रहा है ये राष्ट्र। ये है सच्चाई। जी। इनका रिप्लेसमेंट होगा, तय है। तो कहने का मतलब यह है, आरक्षण का जो मुद्दा है वो असल में गरीबी का मुद्दा है। जी। वो काबिलियत का मुद्दा है। और ये मुद्दा ऐसा है, इसमें राज्य सरकारें और राष्ट्र की सरकार को हमें बाध्य करना होगा ये कहने के लिए कि अगर आईआईटी एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है तो औरंगाबाद में जो दूसरा एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है इंजीनियरिंग कॉलेज की जो डिग्री मुहैया करवा रहा है वो क्यों नहीं है वैसा? वो क्यों नहीं है वैसा? जबलपुर में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है प्राइवेट ही सही, वो क्यों नहीं है वैसा? तमिलनाडु का प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, एक तरफ आईआईटी इतना अच्छा कॉलेज हो सकता है तो वहीं पे आपका प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इतना घटिया हो सकता है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे चल सकती है? कैसे चल सकती है? कौन चलवा रहा है इनको? किसको फायदा है इसमें? ये प्रश्न अभी जनता नहीं पूछेगी, क्योंकि जो नेता है वो इसी जनता में से तो निकल के आ रहा है। और जनता की ही मानसिकता अभी जो है हिंदू मुस्लिम, हिंदी बचाओ पे भी चल रहा है। जी, हिंदी बचाओ। जी। हिंदी को लोग बचाएंगे। जी। मतलब भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की भाषा, एक ऐसी भाषा जिसको 60-65% के ऊपर लोग बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। भारतवर्ष के बाहर जनता बोल रही है, सुन रही है, हिंदी में पिक्चरें देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और बिना किसी प्रचार के, बगैर किसी प्रचार की जरूरत नहीं है। प्रचार की हम लोग उसको कब से खतरा हो गया? उसको बचाने की चर्चा चल रही है। मेरे ख्याल से अभी मध्य प्रदेश में ये प्रोग्राम हुआ था हिंदी बचाइए, मेरे ख्याल से ये फकाड़ है। बिल्कुल, ये हिंदी बचाइए के नाम पे जो इंपॉर्टेंट काम है उसके ऊपर प्रश्न ना उठना शुरू हो जाए, इसलिए इस तरीके के प्रश्न उठा दिए जाते हैं। जी। पानी बचाइए, बिजली बचाइए, ये तो ठीक है। हाँ, भाषा को बचाने की कोई जरूरत, भाषा तो अपने आप बची हुई। मैं आपको बता रहा हूं, 12वां 5 ईयर प्लान आप उठा करके देख लीजिए। मध्य प्रदेश सरकार को डायरेक्टली ये डायरेक्शन था कि साहब आपके क्षेत्र में वाटर टेबल गिर रहा है, जैसे कि पत्थर छोड़ दीजिए और पत्थर गिरता है उस स्पीड से गिर रहा है पानी का टेबल। आपका 80% निर्भरता जो है वो पंप के ऊपर है जो कि पानी सोख रहा है नीचे से आपकी खेती के लिए। आप ये 80% से 20% के ऊपर लेकर के जी। मध्य प्रदेश पानी बचाओ के ऊपर कोई कार्यक्रम क्यों नहीं करता? देखिए, पंप से हम कब पानी निकालते हैं? जब हमें सिंचाई के साधन नहीं होते हैं, नहरें और वो व्यवस्थाएं जब नहीं होती। नहीं, वो सारी बातें कहने का मतलब ये जरूरी बातें, इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है, होगी नहीं, जानबूझ के नहीं होगी जी। क्योंकि जब इसके ऊपर चर्चा होगी तो चीफ मिनिस्टर साहब से, और चीफ मिनिस्टर साहब ही क्यों,
नेता प्रतिपक्ष से भी पूछा जाएगा कि भैया तुम्हारे पास प्लान क्या है, ये बताओ जी। व्हाट इज योर प्लान, आप क्या करने वाले हैं, आपके पास कोई मूल्यांकन है कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या इशू है और उसको सेटल करने के लिए आपके पास प्लान क्या है। जी। इन चीजों के ऊपर प्रश्न ना उठ जाए तो लव जिहाद चला दीजिए, हिंदी बचा लीजिए, भारत की संस्कृति बचा लेंगे, अंग्रेजी को भगा दीजिए, 5-5 बच्चे पैदा कर दीजिए, मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, ये जब पाकिस्तान बटा था तो ये पाकिस्तान क्यों नहीं गए, जी। ये जो सवर्ण हैं इन्होंने ही ब्रह्मा विष्णु महेश से हाथ मिला रखा हुआ है, सारा लक्ष्मी और सारी सरस्वती जो है इन्हीं के दिमाग में आएगी और बाकी जो ये SC ST हैं ये कहीं के नहीं हैं, ये इनके तो जीन्स में ऐसा है कि ये कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हाँ, ये भी बात आई है अभी। बात क्या आई है, DNA की जो बात है, बहुत ही गंदी बात जो आई है। नहीं, गंदी बात क्या, लगातार बातें होती हैं। इस देश के का दुर्भाग्य है कि बड़े बड़े पोजीशंस पे बैठे हुए लोग बाग, बड़े बड़े प्रोफेसर्स, बड़े बड़े अधिकारी ये इस तरीके की तुच्छ बातें करते हुए पब्लिक में बातें करते हुए नजर आते हैं अपने ऑफिस में बैठे हुए। बिल्कुल। तो साहब, इस देश में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है अवेयरनेस की। खास तौर पे जो युवक है उसमें अवेयरनेस की बहुत जी। आज सबसे करप्ट इंस्टीट्यूशन अगर कोई सेक्टर है अगर तो वो एजुकेशन सेक्टर है जी। जो कि हमारे युवक को, जहां शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो कि जहां पे युवक जो है वो तेज बने, तर्रार बने, प्रश्न उठाने की औकात रखता हो, वो जो है विरोधी बनने को काबिल हो। आज हमारी शिक्षा व्यवस्था हमारे लोगों को सिकोड़ दे रही है, संकुचित कर दे रही है, उनको कुछ भी सोचने के काबिल नहीं छोड़ रही है। उन्हें बस ये कर रही है कि तुम बस किसी तरीके से 2 वक्त की रोटी जुगाड़ो और बस यही तुम्हारी सफलता है। और इसकी वजह से जो मैं आंकड़ा आपको बताना चाह रहा था, जिसके ऊपर आंसू आ जा सकता है हमें, वो ये है, और मेरे ख्याल से इस देश की जनसंख्या को जानना चाहिए और उन लोगों को खास तौर पे जानना चाहिए जो भारतवर्ष की संस्कार और संस्कृति के प्रति बहुत ही सजग रहते हैं। संस्कृति के ठेकेदार जो लोग, हाँ, जिन्हें एक बच्ची ने अगर जीन्स पहन लिया हुआ है, 7 बजे अगर वो अकेले निकल गई हुई है, रात के 10 बजे अगर वो बस या टैक्सी और ऑटो करने जा रही है तो उनको उनकी संस्कृति डामाडोल नजर आने लगती है। ऐसे लोगों को ये बात और ज्यादा समझने की जरूरत है कि इस राष्ट्र की संस्कृति ये नहीं रही है कि कौन ने क्या कपड़ा पहना हुआ है आप ये दूरबीन से देखते रहिए। कौन क्या खा रहा है ये भी इस राष्ट्र की संस्कृति नहीं रही है। इस राष्ट्र की संस्कृति रही है मन करे तो खाओ, नहीं मन करे मत खाओ, व्रत कर लो, कुछ भी खा लो, कुछ भी मत खाओ, कुछ भी पहनो, कुछ भी मत पहनो। सारी परंपराएं चली हैं यहां, परंपराएं जी। लेकिन जो सबसे बड़ी परंपरा जो हमारी संस्कार और संस्कृति की रही है वो क्या रही है? वो रही है व्याकरण, वो रहा है गणित, वो रहा है शास्त्र, वो रहा है दर्शन। तो गणित, विज्ञान और व्याकरण और शास्त्र प्रधान सभ्यता में आज की शिक्षा व्यवस्था क्या है, इसका मूल्यांकन आपको इंडियन इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में मिल जाएगा। क्या बता रही है सर वो शैलेंद्र? वो ये कह रही है कि 2005 में एक सर्वे किया गया, उसके माध्यम से 5वीं कक्षा के 50% के ऊपर बच्चे थे जो दूसरी कक्षा का साहित्य पढ़ पा रहे थे जी। मतलब तब भी स्थिति बेहतर नहीं थी जी। तब भी 50% के आसपास बच्चे 5वीं तो पास हो जा रहे हैं पर दूसरी कक्षा का साहित्य नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो भैया क्यों पास कर रहे हो 5वीं? ठीक है। दूसरी तरफ आंकड़ा यह था कि 40% के ऊपर बच्चे थे जो दूसरी कक्षा का 2 अक्षर का जोड़ और घटाव कर पा रहे थे, तो भी 60% के आसपास नहीं कर पा रहे। आज 2010-11 में आंकड़ा वो आ रहा है 40% के नीचे अब हो गए हैं बच्चे जो कि 5वीं में पहुंच चुके हैं, 5वीं पास कर चुके हैं पर दूसरी का साहित्य पढ़ सकते हो। और 30% से भी नीचे हो गए हैं वो बच्चे
जो 2 अक्षर का जोड़ और घटाव कर पा रहे हैं। अब बताइए, किसी बच्ची के जीन्स पहनने से इस राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता को ज्यादा नुकसान है, या 5वीं पास कर लेने के बाद भी दूसरी कक्षा का जोड़ घटाव और साहित्य ना पढ़ पाना, इससे सभ्यता को नुकसान ज्यादा होने वाला है या नहीं? देखिए, इसमें तो फिर यह भी कहा जा सकता है, जैसे कि जीन्स पहनने पर उस बच्ची को दोषी ठहराया जा रहा है, तो जोड़ घटाना ना करने पर वो 8 साल का बच्चा दोषी है। हाँ बिल्कुल है। तो वो तो इस तरीके से ही कहा जाए कि भारतवर्ष में जन्म लेने में ही उसका दोष है। वो 8 साल का बच्चा दोषी है, सिस्टम दोषी नहीं है, ना सरकार दोषी है, ना इंस्पेक्टर दोषी है, ना शिक्षक दोषी है, बच्चा दोषी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है आपकी। बच्चा निरीह है। नहीं तो फिर तो आप उसको दोष दे दीजिए। नहीं ठीक है, फिर तो 6% जनसंख्या है, ये काबिल है इस देश में। बाकी 94% जो लोग हैं उनके जीन्स में प्रॉब्लम है, उनके डीएनए में प्रॉब्लम है। को भी गाली दे दी जा रही है। लेकर के आए हुए हैं कि भैया हम तो न कुछ थे न कुछ हैं, ना ही कुछ रहेंगे। और इस मानसिकता में अगर हमें चलना है तो फिर ये राष्ट्र चलता रहेगा ऐसे ही जब तक चल पाएगा, और जब अति हो जाएगी तो टूट फूट के बंट जाएगा, अलग हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि पहले नहीं बटा जी, है ना, 3 हिस्से में अलग अलग बटाई है, अभी तक 3 ही में बटा है। इसी तरीके से चलते रहिए, 30 में बढ़ जाइए। और उसको राजनीति उसको उत्प्रेरक का काम करेगी। कल 100 साल में बढ़ते हो तो 2 साल में बढ़ जाओ। हाँ बढ़ जाइए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है जी। उत्प्रेरक का काम, एक कैटलिस्ट का काम कर रही है यहाँ पे राजनीति। तो अंत में मेरे ख्याल से हमें कंक्लूड करना चाहिए शैलेंद्र सर। मेन चीज ये है कि साहब एक बात देख लीजिए, जो इस राष्ट्र का मंत्री संतरी नेता है उसकी सेहत पे सर कोई फर्क नहीं। उसने इतना कमा लिया हुआ है, इस समाज को चूस कर इतना निकाल लिया हुआ है कि कल को अगर ये राष्ट्र बंट भी जाता है तो उनका कुछ होना जाना नहीं है। वो हवाई जहाज पकड़ेंगे और वो मूव कर जाएंगे जी। परेशानी इस देश की जनता को होने वाली है, और इस देश की जनता अगर इस चीज से मतलब अवगत अगर नहीं होती है तो फिर इस देश का भगवान भी मालिक नहीं है। और जितने लोग ये आरक्षण चिल्ला रहे हैं, जितने लोग भी हिंदू मुस्लिम चिल्ला रहे हैं, जितने लोग ये हिंदुस्तान पाकिस्तान चिल्ला रहे हैं, आप ये समझ लीजिए आपकी मंशा आपके हिसाब से जो मर्जी हो, पर आप राष्ट्रद्रोही हैं जी। इस राष्ट्र को खत्म कर देने में जितना आपका योगदान होगा जी, उतना इस राष्ट्र के दुश्मनों का योगदान नहीं होगा। जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। समय लिख करके भी क्या करेगा साहब, अब आप लिखते रहिए पाकिस्तान बंट गया कि नहीं बंट गया। आप जिन्ना को दोष देते रहिए, आप सर सैयद अहमद खान को दोष देते रहिए, आप किसी को भी दोष देते रहिए, पर अंतर तो ये हुआ कि ये देश बंट गया। फैक्ट तो ये है, लाखों लाख बच्चे, लाखों लाख गरीब महिलाएं उस पीड़ा से जो गुजरी हैं, वो पीड़ा तो हुई है। लिखने नहीं लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही बांग्लादेश में भी हुआ है, और ये राष्ट्र और इस राष्ट्र के लोग अभी भी चेते नहीं है। अरे भैया, रोजगार तुम्हारी समस्या है, रोजगार का प्रश्न उठाओ। शिक्षा आपकी समस्या है, घटिया शिक्षा मिल रही है, शिक्षा मिल ही नहीं रही है। ये राइट टू एजुकेशन फ्रॉड है, मैं आपको बोल रहा हूं। राइट टू एजुकेशन का क्या लक्ष्य है? सबको शिक्षा नहीं, राइट टू एजुकेशन का लक्ष्य है लिटरेसी बढ़ाना। लिटरेसी। अब देखिए, शिक्षा बहुत बड़ी चीज है, और हम साक्षरता और शिक्षा, साक्षर को ही शिक्षित मान लेना। आपका टारगेट है साक्षर होना। चलो कांग्रेस के टाइम पे तो ये टीवी पे आता था बड़ा बड़ा, चलो पढ़ाएं, क से कमला बनाएं, यानी कमला अगर क से कमला लिख ले रही है और क से कमला पढ़ ले रही है तो वो शिक्षित है। तो भैया वो सफिशिएंट हो गया, बस हो गया, काम खत्म जी। तो साहब आपके, आज आप हिंदू राष्ट्र होते हैं नहीं होते हैं उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज किसी को आरक्षण मिलता है नहीं मिलता है उस बात से इस राष्ट्र को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस राष्ट्र में हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ हैं नहीं है इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है।
जिस बात से फर्क पड़ता है वो ये है कि आज आप इस दुनिया के सबसे गरीब आदमी हैं। आज आप इस दुनिया के सबसे घटिया शिक्षा व्यवस्था को लेकर चलने वाले लोग हैं। और इस दुनिया में आज हिंदुस्तान की 2 कौड़ी की औकात नहीं। इस सच्चाई को मानने की जरूरत है। आत्मा में जरा सा अगर राष्ट्रवाद है तो इसको बदलने के लिए इकट्ठा होने की जरूरत है। और अगर इसको बदलने के लिए इकट्ठा नहीं हो रहे हैं आप, तो आप जब तक जीवित रहेंगे इस राष्ट्र का नुकसान करेंगे और राष्ट्र बहुत सुखी होगा जिस दिन आप इस दुनिया से चले जाएंगे। मेरी तरफ से इतना ही।